नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 247 में। मैं लोकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप लोगों के सामने फिजिक्स का सेशन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, मुझे बहुत पहले से भावना आ रही थी कि किसी भी तरह से आप लोगों को फिजिक्स में साउंड और जो लाइट वाला चैप्टर है वो बहुत अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि देखिए जितने भी अभी तक टॉपिक मैंने पढ़ाए, तो जितने भी आप लोगों से मेल आए उसमें ज्यादातर यही था कि सर ऑसम, जितना भी मजा आया बिल्कुल, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब आप लोग ऐसा रेस्पॉन्स देते हैं। तो यार जो छोटी सी बात आती है यहाँ पर निकलने की, आज हम कौन से चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है, देखिए पहला चैप्टर रहेगा हमारा कंप्यूटर। मैं चाहता हूँ कि कुछ मार्कर्स और ला के रख दिए जाए यहाँ पर। साउंड हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है एंड उसके बाद हम बात करेंगे लाइट की, राइट। तो मैं थोड़े टॉपिक ब्रीफ कर देता हूँ कि हम साउंड में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लाइट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम साउंड, राइट। तो देखिए पहले बात करते हैं हम साउंड की। तो साउंड में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक होगा कि व्हाट इज साउंड, यानी कि वेव के बारे में, ठीक है। दोनों तरीके की वेव पढ़ेंगे कि कौन सी वेव किस तरह की होती है, राइट। इसके बाद साउंड वेव हो गया हमारा। वेव के बाद हम जो पढ़ेंगे बेसिकली इंटेंसिटी के बारे में या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के बारे में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, पढ़ने के बाद बात करेंगे लेवल ऑफ हियरिंग। उसके बाद इको, एप्लीकेशंस ऑफ इको, एंड देन रैप अप द सेशन। कुछ अच्छे कंसेप्ट करा के सेशन को रैप अप करेंगे साउंड से, ठीक है। जो साउंड में इतने ही टॉपिक्स में कवर कराऊंगा, उसके बाद थोड़ा बहुत लाइट देख लेंगे, जितना भी लाइट आज कवर हो पाएगा। तो अभी मुझको लगता है कि कल मैंने कहा था कि सैटरडे को आप क्लास नहीं होगी, बट मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके सिलेबस कवर करा दूं, तो इस वजह से आज क्लास हो गई। और आपके भी साथी हैं जो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएंगे, कोई टेंशन मत लीजिए आप आपस में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी तैयार होंगे तो वेव से हम स्टार्ट करते हैं और पूरा चैप्टर कवर करेंगे कि किस तरह से जो साउंड है वो ट्रेवल करती है, किस तरीके की वेव होती है, ठीक है। ओके। तो यार सबसे पहले जो जरूरी बात है वो ये समझना है कि आखिरकार व्हाट इज साउंड, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। देखिए साउंड है क्या। साउंड के बारे में हम सभी यही जानते हैं कि साउंड इज अ वेव, साउंड इज अ वेव। पहली चीज, साउंड एक वेव है। दूसरी चीज, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। अब बात आती है सर साउंड वेव है, ठीक है, मगर वेव क्या है। अभी हमें यही नहीं पता कि वेव क्या है, तो हम साउंड को कैसे पढ़ लें, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार एक वेव क्या है, ठीक है। जब वेव जानेंगे तब हम उसके बाद साउंड जानेंगे, जब साउंड जान लेंगे तो उसके बाद हम जानेंगे कि उसकी फॉर्म्स मतलब किस तरह से एनर्जी की रूप ले लेती है पूरा का पूरा साउंड, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेव को। वेव की डेफिनेशन होगी हमारी, वेव इज द डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम। चलिए वेव क्या है, कुछ नहीं है, वेव एक डिस्टरबेंस है, किसी भी मीडियम का डिस्टरबेंस। मान के चलिए आप बचपन से बहुत शरारती रहे होंगे और आप सभी ने ये करामा जरूर की होगी, पत्थर उठाकर नदी में फेंका होगा, किसी पोखर में फेंका होगा, किसी भी जगह, ठीक है, पानी में जरूर पत्थर फेंका होगा। कितनों ने फेंका, लिखे फटाफट से, सभी लिखेंगे। जिन्होंने फेंका पानी में पत्थर वो सभी लिखेंगे, ठीक है, लिखे कि हाँ सर फेंका है। देखिए बेहद मजेदार चीज होने वाली है, वहां से आपको आज वेव पता चलने वाली है कि किस तरह से जो वेव है वो जन्म लेती है और वेव वास्तव में है क्या, बिल्कुल। तो दीपांशु जी ने ये काम किया है। तो देखिए दोस्तों, मान के चले ये एक नाव, जो माफ कीजिए पोखर है, पोखर मान की शांत जल इसके अंदर रखा हुआ, बिल्कुल शांत, किसी से कुछ नहीं कह रहा है जल, हम भी कुछ नहीं कह रहे हैं इससे। और यहाँ पर आप बिल्कुल बीचों बीच में क्या डाल देते हैं, पत्थर डाल देते हैं, बिल्कुल सेंटर में पत्थर डाल देते हैं। अब जैसे ही आप पत्थर डालते हैं तो यहां पर होगा क्या कि ऐसे वेव बनेंगी। ये वेव कैसे जनरेट हुई अलग अलग, देखिए ध्यान से। पत्थर आपने डाला बिल्कुल बीच में, जहां पर पत्थर डाला उसके चारों ओर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रखे होंगे, ठीक है।
कुछ पार्टिकल्स रहे होंगे वाटर के पार्टिकल्स, राइट। अब जैसे ही वो पत्थर गया तो उसने पहले पार्टिकल को हिलाया, वाटर के पहले पार्टिकल को, उसने अगले वाले को, उसने उससे अगले वाले को, उससे, तो ऐसा कर करके यहां पर एक वेव ने जन्म लिया, राइट। एक डिस्टरबेंस हुआ और इसी डिस्टरबेंस को हमने नाम दे दिया वेव। वेव कुछ भी नहीं है, वेव इज द डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम। चलिए अब बात करेंगे सर, वेव ठीक है वहां पर समझ में आता है, पानी में पत्थर समझ में आता है, मगर साउंड में वेव कुछ जरा समझ में नहीं आता, इसे भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं खड़ा हूं यहां पर शांत और आप लोगों को कोई आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना कोई आवाज जब तक मैं बोला नहीं, नहीं आ रही है। तो ऐसा हुआ क्यों, देखिए दोबारा से समझिए, मैं शांत हूं, मेरे चारों ओर का जो वातावरण है वो भी कैसा है, शांत। जैसे ही मैं कोई वर्ड बोलता हूं मेरे गले का लिरिक्स होता है, ठीक है, एक ऊतक होता है जहां से वॉइस निकलती है, वॉइस जन्म लेती है, तो उसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, उसके अंदर क्या पैदा होते हैं, वाइब्रेशंस, ठीक है। तो यानी कि हुआ क्या, मेरे गले में क्या है, हवा है, और उस हवा के अंदर वाइब्रेशंस पैदा हुए, वही वाइब्रेशन ट्रांसफर कर दिए गए आगे इस पूरे चारों ओर के वातावरण में, और इसी वातावरण से जो वाइब्रेशंस थे वो इस माइक में पहुंचे, माइक ने कन्वर्ट किए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, आपके घर तक पहुंचे, आपके घर पे रखा हुआ कंप्यूटर मोबाइल उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है दोबारा साउंड एनर्जी में, आप सुन पाते हैं, ठीक है। फटाफट से मुझे ये बात बताइए कि साउंड एक वेव है, ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस मीडियम में जो शांत मीडियम था चारों ओर, उसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर हम डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, समझ में आया ना। फटाफट से लिख दीजिए, हाँ सर समझ में आया, फटाफट से लिखिए, एक एक बच्चे को लिखना है, समझ में आया, और जिसको नहीं आया वो उसे दोबारा समझाता हूं, फटाफट बताइए। ओके, दीपांशु साहू को आया, एक एक बच्चा जब तक नहीं लिखेगा, यार देखिए ज्यादा बच्चे नहीं है, मतलब एक ठीक ठाक है आप लोग, इसीलिए जो पेड़ है वो रखा जाता है। ओके, एक बार और समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान से समझिए दोस्त। मैं बात कर रहा हूं साउंड की और वेव की, तो वेव की मैंने डेफिनेशन दी कि वेव इज अ डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम, नो डाउट, वेव एक डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम में, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वेव अगर डिस्टरबेंस है तो इसके साथ में आता है कि भैया साउंड किस तरह से एक डिस्टरबेंस है, चारों ओर, हमारे चारों ओर शांति है, जैसे ही लिरिक्स ने आवाज निकाली, जैसे ही लिरिक्स के अंदर वाइब्रेशन पैदा हुए, चारों ओर की शांति भंग हुई, तो ये डिस्टरबेंस है ना, तो यही डिस्टरबेंस को हम एक वेव बोलते हैं, ठीक है। अब ये वेव दो तरीके की होती है मेरे दोस्त, ये वेव दो तरीके की होती है, मैकेनिकल वेव के बारे में मैं बात कर रहा हूं, मैकेनिकल वेव दो तरीके की होती है, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक। अब दोनों के बीच का अंतर समझ लेते हैं, बेहद छोटा सा अंतर है और यही चीज प्रॉब्लम खड़ी कर देता है एग्जामिनेशन में, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि साउंड इज अ विच काइंड ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर विच काइंड ऑफ वेव, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, तो आज इस समस्या का समाधान कर लेते हैं और इस समस्या को जड़ से खत्म कर देते हैं। देखिए ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं, मान के चलिए इस पार्टिकल को यहां तक जाना है, ठीक है, इस पार्टिकल को यहां तक जाना है, तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा यहां तक, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 मोशन, ऐसे मोशन, ऐसे मोशन, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल in the direction of wave propagation, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी उसमें जो मोशन होगी पार्टिकल की वो टू एंड फ्रो होगी और उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वो वेव जा रही है। समझ में आया, समझ में आया तो लिखिए हाँ सर समझ में आया, फटाफट लिखिए समझ में आया, नहीं आया तो लिखिए सर दोबारा से बताइए, ठीक है, समझ में आया।
अब देखिए एक बात बताइए मुझे, ऐसा टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। दे नीड मीडियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार कोई तो बेस चाहिए जहां पर ये टू एंड फ्रो मोशन करें। गेटिंग माय पॉइंट? दे नीड मीडियम। और एग्जांपल्स में साउंड, साउंड कैसी वेव होगी? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। अगर वहीं हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो यहां पर वेव मान के चलिए दोबारा से यहां तक इस वेव को जाना है, ठीक है, जाएगी वेव, बिल्कुल ठीक है। ऐसे वेव इधर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो पार्टिकल होगा उसकी मोशन कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच इट्स मूविंग। मतलब जो पार्टिकल होगा वो परपेंडिकुलरली मूव करेगा, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है पार्टिकल, उसके परपेंडिकुलरली मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर मैंने लिखवाया, इसकी डेफिनेशन होगी दे नीड मीडियम, दे डोंट नीड मीडियम। एक्चुअली इसे दे डोंट मीडियम से बजाय ऐसे लिखना और बेटर रहेगा, दे कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल लाइट, लाइट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसे चलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? आपने कैसी इमेज देखी होगी जहां पर ऐसी इमेजेस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है क्या दोस्त? मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड सहारा देता है और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर चलता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सहारा देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मीडियम की तरह काम करता है और उसके ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या चलती है ऐसे करके, ठीक है। तो EMW वेव्स भी इसमें आ जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएंगी, आपकी लाइट वेव्स आ जाएंगी। ये समझ में आया? इतना क्लियर समझ में आया? फटाफट से लिखिए अगर समझ में आया तो। हाँ सर, ये वेव की दोनों फॉर्म, जो हमारी मैकेनिकल वेव है उसकी दोनों फॉर्म हमें समझ में आई। फटाफट से लिखिए। बहुत बढ़िया। चलिए बाकी कहाँ हो भाई? अभी एक बंदे ने हाँ लिखा है, बाकी को समझ में नहीं आया क्या? नोट डाउन कर लिया? मिटा दूं? चलिए अब बात करते हैं, वेव की बात हुई, साउंड के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब सभी ने गॉट इट लिखा है, वेरी गुड। वेव क्लियर हुआ, साउंड पर आते हैं। तो अब यार एक जैसे कि लाइट वेव अलग है, ऐसे ही साउंड वेव आती है, ठीक है। तो साउंड वेव क्या है? साउंड वेव, अ वेव which enable us to hear। हमें सुनने के लिए ये वेव जरूरी है, ठीक है।
ठीक है, ओके। और हियर बकायदा हियर के आप यहाँ पर कन्वर्जेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, कन्वर्जेशन, ठीक है, और बेटर वर्ड है। तो साउंड के बारे में वेव हो गई, ठीक है। अब बात आती है यार, जो कंसेप्ट बनते हैं वो बनते हैं कि साउंड के प्रकार बताइए, मतलब साउंड किस तरह से वेरी करता है। तो देखिए साउंड की 3 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। 3 प्रॉपर्टी आती है साउंड की। पहला इंटेंसिटी, दूसरा फ्रीक्वेंसी, एंड तीसरा आपका आता है, देखिए, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी। ये तीनों बेहद जरूरी हैं याद रखने। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है आशीष कुमार दास, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे परपेंडिकुलरली चलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड की। तो इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं दोस्त, इंटेंसिटी के बारे में बात करूं, तो देखिए एक वेव को मैं यहाँ पहले बना लेता हूं ताकि और आप लोग अच्छे से समझ पाए कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी होती है वो एक वेव का एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड, ये इंटेंसिटी दिखाएगा, जितना बड़ा ये एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा क्या इंटेंसिटी, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव measured in डेसिबल्स में हम इसकी इंटेंसिटी को मापते हैं साउंड वेव की, ठीक है, डेसिबल्स, ठीक है, डीबी। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड होता है साउंड वेव का और इसे हम डीबी में मापते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। अब किस तरह से इंटेंसिटी इफेक्ट डालती है, आप लोग डेली लाइफ में कहाँ इंटेंसिटी देखते हैं, ठीक है। देखिए मैं 2 वर्ड बोलूंगा और दोनों अलग अलग इंटेंसिटी के होंगे, एक ही तरीके के वर्ड होंगे और एक ही क्वालिटी के, मतलब इन दोनों फैक्टर्स को मैं सेम रख रहा हूं मगर इस वाले फैक्टर को बदल रहा हूं, इंटेंसिटी, ठीक है। देखिए मैं बोलता हूं राम, अब बोलता हूं दूसरा वर्ड राम, तो दोनों बार मैंने राम बोला, एक बार राम, राम, तो दोनों में इंटेंसिटी का फर्क था, ठीक है। मतलब एक बार जब मैंने बोला राम तो उसकी छोटी वेव ऐसी, जब मैंने बोला राम तो उसकी बड़ी वेव, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए इंटेंसिटी जरूरी है। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर एक बात बताइए मुझे कि जो हम मोबाइल फोन चलाते हैं उसमें गाना बजाएं और वही गाना हम किसी डीजे पे ले जाके बजाएं या फिर कोई बड़े बॉक्स में बजाएं, बड़े बेस में बजाएं, तो क्या कर रहे हैं हम वहां पर, क्या हम सर इंटेंसिटी को बदल रहे हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप यार, हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंसिटी के साथ खेल रहे हैं, इस इंटेंसिटी को बदल रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? देखिए सबको समझ में आना चाहिए दोस्त, ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर दोस्त यहाँ पर वैसे रह जाए, ठीक है। फटाफट से बताइए मुझे, सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ इंटेंसिटी आपको क्लियर होगा, मैं इंटेंसिटी मिटा रहा हूँ, ठीक। चलिए रहने देते हैं, एक ही फ्रेम में सारी चीजें, बस थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि और अच्छे से लिख पाए तीनों चीज। क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है, इसे जनरली पिच से बोला जाता है, PITCH, पिच, ठीक है। अब पिच क्या होती है, देखिए दोस्त, ये एक वेव थी, ठीक है, इसकी एक वेवलेंथ थी, यहां से लेकर यहां तक इसकी एक वेवलेंथ है। अब मैं इस वेव को, एक वेव को 1 सेकंड में पास कर रहा हूं ऐसे, मतलब एक चीज तो है कि वेव ऐसे रुकेगी तो नहीं, है तो सिंगल फ्रेम दिखा रहा हूं मैं, वेव कैसे चलती रहेगी, ऐसी चलती रहेगी, ऐसी चलती रहेगी, ठीक है, लगातार आगे भी, ठीक है। अगर मैं 1 सेकंड दूं इस वेव को तो ये कितनी बार ऐसे पार कर जाएगी, ठीक है, एक निश्चित फ्रेम को, दैट इज इट्स इंटेंसिटी, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, राइट, पिच। अब ये कहां आप देखते हो, ये आप देखते होंगे कि जब एक लड़का आवाज निकालता है, जैसे कि मान के चलिए वापस से राम, और जब एक लड़की आवाज देगी वही राम,
राम कुछ ऐसा करके, मतलब तो उसकी जो पिच होगी वो हायर पिच की होगी। तो यहां पर याद रखना है, गर्ल्स हैव हायर पिच देन बॉयज। ठीक है, तो उनकी पिच कैसी होती है, हायर पिच होती है गर्ल्स की। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मतलब उनकी जो वेव है वो कई बार ऐसे ही छोटी छोटी वेव निकल जाती है, क्रॉस कर जाती है। उम्मीद करता हूँ फ्रीक्वेंसी समझ में आई होगी। ठीक, अब बात करते हैं क्वालिटी की। यार देखिए, क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हम बात करते हैं, देखिए अगर सेम फ्रीक्वेंसी से आपका भाई है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी से बोलता है और सेम इंटेंसिटी दे देते हैं, फिर भी यार हर एक इंसान की अपनी एक अलग वॉइस है। देखिए मेरी आवाज अलग है, कुशर की आवाज अलग है, रितु मैम की आवाज अलग है, अंतरा मैम की आवाज अलग है, और दिनेश सर की आवाज अलग है, या तमाम फैकल्टी की आवाज अपने आप में अलग है। बेशक हम सभी एक ही वर्ड बोलें, मगर सबकी आवाज कहीं ना कहीं अलग है, राइट। ये किसी जेंडर पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये किसी कहूं तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, मगर एक किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो हर किसी के पास एक यूनिक आवाज होती है। जैसे नरेंद्र मोदी की भाइयों बहनों, है ना, और राहुल गांधी की कुछ आवाज अलग है, तो केजरीवाल की कुछ आवाज अलग है। ठीक है, तो हर किसी की आवाज क्या है, अपने आप में अलग है। समझ में आ रहा है ना, तो वो क्या होती है, क्वालिटी, राइट। व्हेन पिच एंड intensity remains same, then quality differ the voice, राइट। फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए, मैं अभी आया, मुझे 2 मिनट दीजिए। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए और फटाफट अभी तक जितना पढ़ा है साउंड वेव, उसमें डाउट लिखिए कि कोई डाउट है अभी तक, तो फटाफट डाउट, जब तक मैं आऊं कुछ एक आध क्वेश्चन मिलना चाहिए मुझे यहाँ पर अच्छा सा लगा हुआ। ठीक है, अच्छा सा लगा तो जरूर आंसर करूंगा। अभी आता हूँ, 1 मिनट।
ओके, तो अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर कुंदन कुमार जी का। कुंदन कुमार जी बोल रहे हैं कि सर प्लीज रिपीट क्वालिटी। क्वालिटी को देखिए दोबारा से यार। देखिए हर किसी इंसान की अगर इंटेंसिटी सेम हो, मान के चलिए दो भाई हैं और दोनों एक ही वर्ड को बोलते हैं, एक राम बोलता है, एक राम बोलता है, दूसरा भी राम बोलता है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम राम राम बोल, दोनों को ही राम बोलना है, ठीक है। तो एक बोलेगा राम, दूसरा भी राम बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद में हुआ क्या, सेम फ्रिक्वेंसी से बोल रहे हैं दोनों, ठीक है, मगर फिर भी यार दोनों की आवाज में अंतर होता है। मान के चलिए आप जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट, तो सबकी आवाज में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, ठीक है। मान के चलिए आपका भाई और आप दोनों ही प्रेयर गा रहे हैं, तो आप दोनों की आवाज अलग अलग होगी। बेशक आप सेम कितना भी कोशिश कर लें, सेम इंटेंसिटी सेम फ्रिक्वेंसी रख भी लें, फिर भी आपकी एक क्वालिटी होती है, आपकी एक आवाज की क्वालिटी होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हम सभी का जो लिरिक्स है, जो ऊतक है, वो अपने आप में यूनिक फॉर्मेशन से बना हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? अब समझ में आया कुंदन जी? ओके, तो इतना कुछ हुआ। अब हमारा इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं अपना, ये प्रॉपर्टीज हो गई साउंड की। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड कि किस तरह से वेरी करती है हर एक चीज में। फटाफट से लिखिए स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है। यहां पर तभी लिखूंगा मैं, तब तक एक इमेज बना लूंगा आप लोगों के लिए। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में जब मैं पलटूं तो मुझे आंसर मिलना चाहिए। मैं तब तक एक इमेज बना रहा हूं। ठीक है, ओके। कौशिक जी ने जैसे ही मैं पलटा बिल्कुल सही आंसर दिया, 332 मीटर पर सेकंड। किसमें है? इन वैक्यूम, माफ कीजिए, इन एयर, ठीक। देखिए यहाँ पर तीन तरीके के मैंने, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तीन तरीके के मटेरियल लिए। और ये मैटर के तीन ही प्रकार हैं, बेसिकली पांच भी होते हैं, ठीक है। डियर देखिए, जो एक्चुअल में 332 मीटर पर सेकंड है, अलग अलग बुक अलग अलग देती हैं। जो ये एक्चुअल है, जो आपको फॉलो करनी है, वो 332 मीटर पर सेकंड करनी है, ठीक है। चलिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों का अंतर को समझिए सबसे पहले कि अंतर क्या है। देखिए हर एक डॉट दिखा रहा है एटम, कि एक एटम कहां पर रखा हुआ है। तो आप पाएंगे कि सॉलिड में जो एटम्स हैं वो सबसे ज्यादा नजदीक रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो, अगर मैं बात करूं, ये जो मटेरियल है वो ज्यादा डेंस है, कैसा, एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है। वही लिक्विड की बात करूं तो यहाँ पर थोड़े दूर दूर है, ठीक है। और गैस में तो बहुत ही ज्यादा दूर है, ठीक। अब इससे स्पीड ऑफ साउंड का क्या रिलेशन है, क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए साउंड, मैंने जब स्टार्ट की थी क्लास तो पहले ही बताया था कि भैया इस साउंड को चलने के लिए ना मीडियम चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? मीडियम चाहिए होगा। और साउंड भी एक वेव है, और वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है, ठीक। तो अब आप एक बात बताइए, मैं अगर इस वाले पार्टिकल को हिला दूं, सॉलिड के इस वाले पार्टिकल को हिला दूं, और सारे पार्टिकल बेहद नजदीक हैं, तो बहुत जल्दी से सारे पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे। जितने भी पार्टिकल हैं, सारे के सारे पार्टिकल एक साथ अलग तरीके की मोशन में आ गए, अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी की मोशन में आ गए, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं लिक्विड की, एक पार्टिकल को हिलाता हूं, फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वाले पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को स्ट्राइक करने में, फिर थोड़ा सा और टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके सारे हिलेंगे, थोड़े से लेट हिलेंगे, सारे पार्टिकल्स मोशन में थोड़ा लेट आएंगे। अगर गैस की वहीं बात करूं, हालांकि इसके इधर उधर उड़ते रहते हैं पार्टिकल, मगर फिर भी ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल तक ये इंफॉर्मेशन कंडक्ट करने में टाइम लेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो इसी वजह से जो साउंड है मेरे दोस्तों, सॉलिड में सबसे बेहतर चल पाती है, क्योंकि सॉलिड उसके लिए बिल्कुल वही तरीके का मीडियम है जिसमें वो अपनी जो अपना डिस्टरबेंस है वो आसानी से पैदा कर सकती है। एक पार्टिकल को हिलाओ, सारे पार्टिकल बहुत जल्दी से वाइब्रेशन में आ जाएंगे। फिर दूसरा, लिक्विड उसके लिए थोड़ा कम आइडियल है, ठीक है। और जैसे ही आप लिक्विड को हिलाते हैं देन धीरे धीरे आते हैं, एंड गैस उसके लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं। मगर स्टिल अगर हम बात करते हैं एयर में, तो हम एयर में सब जो अब नॉर्मली हम देखते हैं वो हम एयर में रहते हैं, तो 332 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड को फॉलो अप करते हैं। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड
इन सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ से, बस आपको ये तीन चीज देखनी है, तीन स्टेट्स देखनी है। ठीक है, अब वहां पर भी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि यार स्टील है, आयरन है, तो वहां पर भी एक ही कंसेप्ट याद रखें कि इन तीनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, घनत्व किसका ज्यादा है। सबको समझ में आया भैया, आसान सी चीज थी, आया ना? तो लिख दो यार कमेंट में, कौन सी बड़ी बात है। चलिए, उम्मीद करता हूँ स्पीड ऑफ साउंड आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं तीन तरीके से, मतलब बात करते हैं हम हियरिंग लेवल की। देखिए ध्यान से दोस्तों, हियरिंग लेवल में हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर सबसे पहले हम बांट रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के आधार पर बांट रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर अगर हम हियरिंग लेवल को बांटें तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20 के हजार है भाई। ठीक है, ये रेंज होती है ऑडिबल। कैसी रेंज है? ऑडिबल, मतलब ये हमें सुनाई देगी। इधर अगर कोई भी वेव है वो 1 सेकंड में 20 बार निकल जाए या फिर 20,000 बार निकल जाए, इतना भैया हमारा सामर्थ्य है कि हम इसको सुन सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में अगर ये वेव 20,000 से ज्यादा निकल रही है तो भी हमारा सामर्थ्य नहीं है, और ये 20 से कम निकल रही है तो भी हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो दूसरी रेंज जो आई लेस देन 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, माफ कीजिएगा, इसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है, और मोर देन 50,000 हर्ट्ज, सॉरी 20,000 हर्ट्ज, इसे हम बोलते हैं इंफ्रा और अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य। ठीक है, तीन तरीके की ध्वनि होती है हमारी। अब देखिए इसमें भी जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि अल्ट्रासोनिक वेव को कौन कौन सुन सकता है। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए, तब तक मैं ऑडिबल के लिख देता हूं आप लोगों के लिए। फटाफट लिखिए, अल्ट्रासोनिक आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, हालांकि कराऊंगा मैं तो। ऑडिबल में देखिए ह्यूमंस, इस ऑडिबल रेंज में ह्यूमंस तो सुनते ही सुनते हैं, हमारे साथ में कुछ एनिमल्स और आते हैं जो बिल्कुल हमारी ही बनावट के हैं, हमारी तरह हैं, वो बिल्कुल वही तरीके की चीजें समझ पाते हैं, जैसे कि बंदर भैया हमारे। ठीक है, हमारे बंदर, यानी कि अगर हम बंदरों को लिखें तो वानर लिख रहा हूं मैं हिंदी में। ठीक है, वानर, कपी लिख देता हूं। ठीक है, कपी, वानर। चलिए मंकी लिख लेते हैं, मंकी भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, और यहां पर आते हैं आपके एलिफेंट्स। ठीक है, और आते हैं आपके एलिफेंट्स हुए। ठीक है, बस इतना ही याद रखना कि वानर, ह्यूमंस, एलिफेंट्स एंड एक यार वो होते हैं ना जो हमारे जो काला समूह होता है, बड़े से होते हैं और बाल उगे होते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। पूरे शरीर पे बाल होते हैं, मुंह वैसा होता है बिल्कुल काला सा, और मोटी सी नाक होती है उनकी, मतलब ज्यादातर बिल्कुल ह्यूमन बॉडी से ही लगते हैं। तो आप लोगों को नाम याद आ रहा हो तो बता देना, वरना कल की क्लास में बताऊंगा। अल्ट्रासोनिक में देखिए यार, अल्ट्रासोनिक में बैट काम करता है। कौन? बैट, राइट। अब ये बैट वो क्रिकेट वाला बैट नहीं, चमगादड़ वाला बैट है। ठीक है, ये वो बैट को काम करेगा, फिर बैट की पूरी प्रोसेस भी समझाऊंगा आप लोगों को। इंफ्रासोनिक पर यार देखिए, इंफ्रासोनिक एक ऐसी वेव, एक वैसी मतलब उस तरीके की, हाँ गोरिल्ला, वेरी गुड, मुकुल भारद्वाज को गोरिल्ला याद है, बिल्कुल गोरिल्ला है। ठीक है, इंफ्रासोनिक में हमारे बहुत छोटे जीव, राइट, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो काम करते हैं आपस में कन्वर्जेशन करने के लिए। जैसे अगर एक चींटी अगर दूसरी चींटी को, हालांकि अलग तरीके की सिग्नल्स भी भेजती है, मतलब वेव्स की अगर मैं बात करूं
तो इंफ्रासोनिक का केवल ये मतलब नहीं है कि वो हियरिंग लेवल से है, वो केवल इस तरीके की वेव है। इंफ्रासोनिक का हर एक वेव जो इस हर्ट से कम की है वो इंफ्रासोनिक कहलाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो हमारे जेट्स वगैरह होते हैं, जो भी हमारे जेट्स बेसिकली इस हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को फॉलो अप करें, वो इंफ्रासोनिक में आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए बात आती है सारी की सारी की, क्वेश्चन आता है कि यार जो हमारे कुत्ते बिल्ली होते हैं वो आवाज को क्यों सुन लेते हैं? फटाफट से बताइए। जो हमारे अगर मान के चलिए भूकंप आने वाला हो तो वो आवाज को सुन लेते हैं, ठीक है, वो डिटेक्ट कर लेते हैं। फटाफट से बताइए कि क्यों कर लेते हैं। और यहीं पर आंसर छुपा है, इन तीनों चीजों के बीच में आंसर छुपा है। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। अभी भी आंसर नहीं आया किसी का? कुत्ता इंफ्रासोनिक सुनता है, आशीष कुमार दास सिंह। चलिए बहुत बढ़िया। अब यार एक चीज आपको याद रखनी होगी। अब आपने आंसर दिया, क्या नाम है, आशीष कुमार दास ने आंसर दिया कुत्ता। देखिए कुत्ते को यहाँ पे रख देते हैं हम, डॉग, कैट। अब मैं अगर यहाँ कैट को यहाँ भी लेकर जाऊं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी बिल्ली होती है भैया वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है साउंड को लेकर कि वो इंफ्रासोनिक साउंड से लेकर अल्ट्रासोनिक साउंड दोनों को सुन सकती है। बिल्ली कम से कम 65 के हर्ट्ज, ज्यादा से ज्यादा 65 के हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकती है। और इवन एट 5 हर्ट्ज से बिल्ली की रेंज स्टार्ट होती है, ठीक है। 5 हर्ट्ज से 65 हर्ट्ज की साउंड को बिल्ली सुन सकती है। इसीलिए जब भी अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, पृथ्वी के अंदर किसी भी तरीके का वाइब्रेशन पैदा होगा, आपकी बिल्ली और कुत्तों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही होगी। वो इधर उधर घूम रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि उन्हें एक साथ जो पृथ्वी के अंदर की जो आवाज होती है, गो 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 ऐसे करके जो आवाज होती है वो सुनाई देती है और उन्हें पहले से ही अंदेशा हो जाता है। तो जब आपकी कुत्ता बिल्ली परेशान होने लगे, अगर आपके घर में है, इधर उधर होने लगे, तो आपको भैया सेफर प्लेस में जाना चाहिए और सबसे बोल देना चाहिए कि कुछ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये समझ में आया नहीं आया वो बताइए फटाफट से। नोट डाउन कर लिया सभी ने? सभी ने नोट डाउन कर लिया? वेरी गुड, वेरी गुड, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, वेरी गुड, सभी ने नोट डाउन कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो बैट के बारे में मुझे बताना है आप लोगों को। तब तक आप सभी लोग सोनार की फुल फॉर्म लिखेंगे। एक वर्ड आता है SONAR, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। तब तक मैं आप लोगों को बैठ के कुछ चित्र सा बनाना है मुझे, जब तक मैं मुड़ू। 10 ईयर का चैलेंज बहुत पूरा कर रहे हो आजकल आप लोग, ये वाला चैलेंज पूरा किया। चलिए अगली बार जब मैं मुड़ू तो मुझे इसकी फुल फॉर्म बोर्ड मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बैट बना हूं तो यहाँ पर आया हमारा बैट, इसने निकाली साउंड, ये रहा प्रीवी, ठीक है। उससे पहले मुझे जरूरी है कि आप लोगों को एटलीस्ट एक बार इको पढ़ा दूं, कम से कम इको पढ़ा दूं, तब बैट पढ़ाऊं, ठीक है। क्योंकि आपको अभी इको नहीं मालूम, तो इको समझा देता हूं सबसे पहले। मुड़ रहा हूं मैं। चलिए किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब एक, हाँ अब आया है आशीष कुमार का, साउंड नेविगेशन एनर्जी। चलिए पहले इको समझिए। देखिए इको पुरानी मूवीज में से उठाया गया एक वर्ड है। आप कहेंगे सर ये पुरानी मूवीज में से कैसे उठा लिया गया है, आप पागल क्यों बना रहे हो? देखिए पहले ऐसा होता था ना, पहले मतलब मान के चलिए किसी मूवीज में प्रेमी की प्रेमिका भाग कर जा रही है, दूर जा रही है और भागी जा रही है ना, और फिर खो जाती है। अब गाना चलने वाला है, ठीक है, मूवी में गाना चलने वाला है, मगर गाने से पहले भैया थोड़ा, अब पहले की मूवीज हैं, अब थोड़ा बहुत तो मजेदार बनाते हैं वो लोग। तो पहाड़ों की शूटिंग है और पहाड़ों पे एक साथ नाम, ठीक है,
आशीष कुमार आंसर दूंगा डियर, अभी आंसर दूंगा, ठीक है। तो पहाड़ों की शूटिंग चल रही है और पहाड़ों पर क्या नाम है, वहां पर जो एक्टर है, अब एक्ट्रेस दिख नहीं रही उसे, तो एक्टर एक्ट्रेस को ऐसे चिल्लाता है कि जैसे नाम कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी नाम, लड़की का कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे स्मृति, ठीक है। तो लड़का बोलेगा वहां पर स्मृति 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 स्मृति, ऐसे मतलब धीरे धीरे, एक बार आपको आवाज आएगी तेज, मतलब एक बार तेज, जैसे कि स्मृति, फिर स्मृति स्मृति, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। वो सारी की सारी जो फिलॉसफी थी वो बेस्ड थी इस इको पर। किस तरह से, यहाँ पर है आपका पहाड़, ठीक है। स्मृति जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका नाम ले दिया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ठीक है। चलिए, ये बंदा है और यहाँ पर इसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, मान लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या यार, ध्यान से देखिए, यहां से आवाज गई, सामने इस पत्थर से जाकर टकराई, ठीक है, इस पहाड़ से जाकर टकराई, ठीक है। टकराने के बाद आवाज वापस आती है, ठीक है। जब आवाज एक रिफ्लेक्शन के बाद वापस आए, दैट इज इको, दैट इज इको, उसको क्या बोलते हैं, हम इको बोलते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए, इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक। इको क्या है, एक रिफ्लेक्शन है साउंड का। देखिए, अब कुछ लोग पढ़ने बैठेंगे यहाँ पर साउंड का रिफ्रैक्शन, साउंड की डाइवर्जन, तो देखिए वो कभी भी पूछा नहीं गया एग्जाम और ना कभी पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें एक डॉपलर इफेक्ट आता है, वो डॉपलर इफेक्ट मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगा, ठीक। मतलब इतना भी डीप में ना जाए, ठीक है, मैं एक बहुत डीप लेवल तक का लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को, मगर इतना भी डीप में ना जाए कि आपका यही नहीं पता हो कि यार मैं क्या 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 पढ़ना है, मतलब सिलेबस को बहुत बड़ा बढ़ा लें अपने लिए, ठीक है। आप एक लिमिटेड क्वांटिटी का सिलेबस पढ़े हमेशा, जो आना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पर ये बंदा पूरा का पूरा इको को यूज करता है, ठीक है। और दैट यहाँ पर बहुत सिंपल सा हुआ, तो इको समझ में आया। अब देखते हैं इसे जो हमारा बैट होता है वो कैसे यूज करता है, ठीक। क्योंकि इको इसलिए समझाना जरूरी था। रिफ्लेक्शन कितने लोगों को समझ में आता है भैया, रिफ्लेक्शन है क्या, मान के चलिए, हाँ, मेरे सामने एक स्क्रीन रखी हुई, मैं इसमें बॉल फेंक के मारता हूँ और बॉल टकराकर वापस मेरे पास आती है, दैट्स रिफ्लेक्शन। मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ना जाकर वापस उसी मीडियम में कोई चीज आ जाती है, दैट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। वैसे ही साउंड टकराकर उसी के मीडियम में आ गई वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इको के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो बैट है वो अपने प्रीवी को पकड़ता है, अपने शिकार को पकड़ता है, ठीक है। यहां पर इसका शिकार भिनभिना रहा है, मान के चलिए यहां पर, हालांकि ड्राइंग आपको दिख रही होगी, पीएचडी कर रखी है ड्राइंग में, ठीक है। तो ये पीएचडी है मेरी, ऐसी पीएचडी भैया, अरे मजाक मत उड़ाना गरीब का, क्योंकि ऐसी ही ड्राइंग आती है। अब देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना है। तो यार हमारे जो बैट होता है उसके पास दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है रिसेप्टर और दूसरी चीज होती है इंड्यूसर, ठीक है। इंड्यूसर क्या करता है, इंड्यूसर एक हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स को निकालता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को निकालता है। मान के चलिए साउंड वेव इसने निकाली, ये गई साउंड वेव, ठीक है। अब ये साउंड वेव जाने के बाद उस प्रीवी से टकराती है, उस शिकार से टकराती है और टकराकर वापस आती है इसके रिसेप्टर पर। कहां आती है, इसके रिसेप्टर पर। तो साउंड किसने प्रोड्यूस की, इंड्यूसर ने। साउंड किसने रिसीव की, रिसेप्टर ने। अब इसको क्या लेना देना भैया, इसको पता चला कि कुछ इतनी दूरी पर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। अब आप कहेंगे कि सर जी एक बात बताइए, हो भी सकता है कि कुछ पत्ते उड़ रहे हो, कुछ फूल उड़ रहे हो, तो उसे कैसे पता चलेगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। एक बात बताइए, अगर ये मक्खी होगी तो इसके होंगे पंख, मक्खी हुई तो इसके होंगे पंख, और ये पंख को ऐसे करेगी, बार बार हवा में वाइब्रेट करेगी पंख से, तो क्या अपने चारों ओर कुछ वेव्स नहीं बना रही होगी, कुछ वेव्स जनरेट नहीं कर रही होगी। कहेंगे बिल्कुल कर रही होगी। अगर ये वेव जाएगी यहां पर, तो इन वेव्स के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, थोड़ा बहुत टाइम लैप्स आता है। क्या आता है, टाइम लैप्स आता है। अगर टाइम लैप्स आया तो इतना बढ़िया दिमाग बैठने पाया कि भैया मक्खी को सीधा खाया, ठीक है। मतलब जाएगा और मक्खी को सीधा ही खाएगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, आता है बैट और बिल्कुल ऐसे निकल जाता है आपके सर से। क्यों, क्योंकि वो
इस चीज का यूज कर रहा था, उसे पहले से पता होता है कि सामने क्या क्या रखा हुआ, कहाँ पर रखा हुआ, कितनी दूर रखा हुआ। ठीक है, बैट कभी भूखा नहीं मर सकता क्योंकि इसके पास इतना अच्छा डिवाइस है। ठीक ठीक है, वेरी गुड। तो सोनार जिन्होंने लिखा था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, बिल्कुल सही है। ये वो डिवाइस है जो यूज किया जाता है हमारे शिप्स में। ठीक है, मतलब पानी वगैरह में आप देखते होंगे, ये मान के चलिए हमारा पानी भरा हुआ है, ये समुद्र है और यहाँ पर आपकी जहाज चल रही है। ठीक है, तो अब यार यहाँ पर सोनार लगा देता हूं, मान के चलिए यहाँ पर है कुछ पहाड़ी और यहाँ पानी से ढकी हुई है पहाड़ी। ठीक है, ये जहाज इतना डूबा हुआ है, जब ये जहाज आगे जाएगा तो इस पहाड़ी से टकराएगा, इस पहाड़ी से क्या होगा, टकराएगा। अब ये टकराए ना, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर सोनार लगा दो भैया। सोनार क्या करेगा, साउंड को नेविगेट करेगा और रेंज बता देगा कि इस रेंज में कुछ ना कुछ आने वाला है, कुछ रेंजिंग डिवाइस है। ठीक है, तो यहां से पहले साउंड को देगा, वापस साउंड टकराएगी और इसे रिसीव करेगा और इंफॉर्मेशन दे देगा, भैया मोड़ लो, कहीं और ले लो, यहां तो टकराएगा। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह से ये इस जहाज को बचा ले जाएगा। ठीक, ओके। तो यहां से आपका जो साउंड का चैप्टर है वो मोस्ट प्रोबेबली खत्म होता है। अब देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो रटने वाली चीजें हैं वो एक साथ लाऊंगा। अब रटने वाली चीज क्या होती है, पॉल्यूशन लेवल्स। जैसे अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं। ठीक है, अगर हम WHO की बात करें, वो मानते हैं कि 55 dB से एबव को हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन बोलेंगे। अगर वही हम बात करें हमारे भारत के बोर्ड की, ठीक है, तो इंडियन बोर्ड है जो पॉल्यूशन का, वो बोलेगा कि 45 dB से 55 dB की रेंज का, उससे ऊपर जब निकलेगा 45 dB 55 dB, तो वो पॉल्यूशन कहलाया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात वो आती है गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, कार का, हालांकि वो कभी पूछे नहीं जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, बस एक याद रखना कि हमारी जो नॉर्मल कन्वर्जेशन होती है वो कितने डीबी पर होती है, नॉर्मल कन्वर्जेशन। तो ये वेरी करती है 25 dB से लेकर 35 dB तक। ठीक है, ठीक, थोड़ा तेज बोलोगे तो और ज्यादा डीबी बढ़ जाएंगे थोड़ा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज कि जो हमारे HI बच्चे होते हैं, जो हियरिंग इंपेयर बच्चे होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, देखिए ध्यान से। हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे हैं और उनकी बीमारी का लेवल पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो देखिए 0 से 25 dB तक नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, ये है इंटेंसिटी, लेवल ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब 0 से 25 dB तक वॉइस को कोई सुन पा रहा है, हम लोग आप लोग सुन पा रहे हैं, तो नॉर्मल है। अब जैसे ही 25 dB से 26 dB से माफ कीजिएगा 40 dB तक की साउंड को कोई सुन पा रहा है, मतलब इसके बाद कोई 26 की सुन पा रहा है, उससे नीचे की नहीं सुन पा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं माइल्ड। ठीक है, कि छोटी मोटी से प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे में हम उसे डिवाइस क्या कर देते हैं, डिवाइस को रिकमेंड कर देते हैं। जो कान के डिवाइस होते हैं, रिकमेंड ईयर डिवाइसेस। ठीक, इसके बाद 41 dB से 55 dB आपका आता है मॉडरेट, कि यार एक हल्के लेवल तक की प्रॉब्लम है और यहां पर ये जो इलाज है इसका मोस्टली हो जाता है। ठीक है, मोस्टली प्रोबेबल। ठीक, इसके बाद चलते हैं 56 dB से आपका 70 dB, ये आता है आपका सेवरी कंडीशन, सीवियर कंडीशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक है बहुत ज्यादा। ठीक है, और 70 dB से लेकर 90 dB और एबव में अगर कोई इस वाली साउंड को सुन पा रहा है तो ये प्रोफाउंड है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता, मोस्टली अनरिकवरेबल। ठीक है, तो ये लिख लीजिए फटाफट से। ये जो HI हियरिंग इंपेयरमेंट स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन बन सकता है, तो और ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने ये वाली टेबल आप लोगों को करा दी।
और ये बेहद अच्छी टेबल है। और आप देखिए, आप देखते होंगे कि दूरदर्शन पर एक समाचार आता है, कितने बच्चे देखते हैं दूरदर्शन पर समाचार आता है, तो वहां पर हम वर्ड्स को ऐसे बताते हैं, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम गवर्नमेंट बोलेंगे, घर बोलेंगे, ठीक है, तो वो ऐसे बोलेगी, है ना। तो ऐसे अलग अलग साइन लैंग्वेज का वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो यार वो जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, वो इस वाले मेथड का प्रयोग करते हैं, इको वाले मेथड का, माफ कीजिएगा, इस वाले मेथड का, इस क्योंकि उनके अंदर बेसिकली डिवाइसेस होते हैं उन्हें अब वो जो बच्चे हैं जो सुन पाते हैं वो बिल्कुल प्रोफाउंड होते हैं, जो इस प्रोफाउंड वाले होते हैं, ठीक है, जिन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। तो ये समझ में आया सभी को, ये है क्या, ये जो बच्चा 0 से 25 डीबी की साउंड को सुन पा रहा है वो नॉर्मल है, जो 26 से 40 की सुन पा रहा है, ठीक है, 40 तक सुन पा रहा है वो माइल्ड कंडीशन में है, ठीक है, 55 तक की को सुन पा रहा है मॉडरेट है, अगर 56 से 70 सेवरे, ठीक है, सीवियर, और 70 से 90 दैट इज प्रोफाउंड, ठीक, क्लियर सभी को, वेरी गुड। तो यहां से आपका भैया साउंड का चैप्टर हुआ समाप्त, इति साउंड चैप्टर समाप्यते। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो अभी कवर किया जा सकता है, दैट इज हीट, ठीक है। हीट के बारे में बात कर लेते हैं, जो 10 मिनट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, बहुत ठीक ठाक चैप्टर। देखिए हीट में सबसे पहली जो चीज आपसे पूछी जाएगी, व्हाट इज हीट। तो हीट क्या है, एक एनर्जी है। हीट क्या है, हीट इज एनर्जी, हीट इज द एनर्जी दैट फील्स अस वार्म, जो हमें कैसा महसूस कराती है, वार्म महसूस कराती है। अब बच्चे इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स खोल के बैठ जाते हैं, यार इतना क्यों पढ़ना जब इतना आता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है टेम्परेचर, चलिए वो सारी चीजें कल कराएंगे, ठीक है। बाकी आप इतना ही करिए आज के लिए, इतना ही पढ़िए, क्योंकि फिर साउंड वाला चैप्टर आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर हो गया साउंड ऑलरेडी, फिर उसके क्योंकि इसमें भी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेथड पढ़ेंगे कि किस तरह से जो साउंड है वो हीट है वो ट्रेवल करते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है। तो आगे से कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी कवर करें सिलेबस को, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं और अभी हमारी फिजिक्स अभी लगभग मोस्ट प्रोबेबली आधे से ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, 5वें दिन यानी कि सोमवार को जब भी हम मिलेंगे अगले दिन, तो वहां पर हम 2 दिन में आगे फिजिक्स पूरी कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 9-10 घंटे में पूरी साइंस हो जाएगी। तो कैसा लगा सेशन बताइए जरा एक बार। आप लोगों से कोई अभी तक जितना भी साउंड कराया उसमें कोई डाउट रहा हो तो वो पूछ लीजिए यार, ठीक है, जल्दी से बताइए। ओके, सॉरी, गुड। हाँ, कौशिक जी ने बताया कि डॉपलर इफेक्ट देख लीजिए एक बार। देखिए आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि कोई ट्रेन है और वो आपकी ओर आ रही है, मान के चलिए पटरी है और यहाँ पर ट्रेन आपकी ओर आ रही है, ठीक है, ट्रेन आपकी ओर आ रही है, ठीक। तो जो साउंड है वो भी इसी वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंड जो ट्रेन है वो भी इसी वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस वजह से जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है, इंटेंसिटी एडअप ड्यू टू रेस्पेक्टिव मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो क्वेश्चन में बहुत सीधा सा आएगा कि अगर ट्रेन आपकी ओर आए, प्लेटफॉर्म पे आपकी ओर आ रहे हैं, तो तो कौन सा इफेक्ट होगा, तो आपको लगा देना कि सर जी उसे ये डॉपलर ने बताया था कि भैया अगर ट्रेन आपकी ओर आएगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी साउंड की, है ना, वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से इंटेंसिटी इंक्रीज होगी और आपको ज्यादा तेज सुनाई देगा, और जैसे ही आपको क्रॉस करेगी तुरंत जो रेस्पेक्टिव मोशन की डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, और इस वजह से जो डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो आपको साउंड है वो एक साथ गिरावट होगी, यानी कि 10 मीटर अगर मैं इधर से मापूं और 10 मीटर इसके इधर मापूं दूसरी साइड, ठीक है, जब ट्रेन पास कर चुकी होगी, तो बिल्कुल भी दोनों की साउंड का लेवल एक जैसा नहीं होगा ड्यू टू दिस डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को डॉपलर इफेक्ट, ठीक। तो आज इतना ही साउंड के मोशन में, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। बैट अंधा नहीं होता आशीष कुमार दास, बैट अंधा नहीं होता, मतलब अगर आप उसे देखेंगे बिल्कुल भी अंधा नहीं होता, वो थोड़ा बहुत आईज होती है उसकी, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो जो काम करता है वो
उसी फील्ड पर काम करता है जो मैंने आप लोगों को समझाया। फिर मिलता है आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।